वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। तो कल हम जो बात कर रहे थे, बाबा जी बता रहे थे कि जब मानव संबंधों में रहता है, मूल्यों में रहता है, मूल्यों का मूल्यांकन होता है, तब उसकी भी तृप्ति होती है। और तृप्ति ही हमारा वर है, अतृप्ति हमारा वर नहीं है। मतलब जो हमें चाहिए वो क्या है? तृप्ति है। सत्य का स्वरूप इस ढंग से आया, अस्तित्व ही परम सत्य है। यानी जब सत्य की बात होती है तो सत्य का मतलब क्या है? जो सदा सदा एक जैसा रहे, जो बदले ना। तो सदा सदा एक जैसे रहने वाला कौन है? व्यापक है। और व्यापक में क्या है? इकाइयां है जिनका अस्तित्व है, यानी सहअस्तित्व है इकाई और व्यापक का। यहाँ बाबा जी ने कल नियति कर्म के बारे में बताया था, पेज नंबर 30 पर, कि नियति कर्म है। नियति कर्म का मतलब है कि सृष्टि के अंदर इकाइयां हैं और ये सारी इकाइयां व्यापक में संपृक्त है, यानी व्यापक में डूबी, भीगी और घिरी हुई है। जो पदार्थावस्था है बेटा, पदार्थावस्था में विकास होता है, जिसको बोला जाता है विकास क्रम। और ये विकास एकदम से नहीं होता, ये विकास क्रमिक होता है। एक एक करके चीजें सामने आती हैं। जैसे पहले तत्व, तत्व के बाद यौगिक, यौगिक के बाद मिश्रण। इस प्रकार से एक ही प्रकार के पदार्थों से जब अलग अलग अनुपात में जोड़ते हैं तो कई नए प्रकार के पदार्थ बनते हैं। इसको नाम दिया गया विकास क्रम। इस विकास क्रम में के बाद विकास हुआ। विकास क्या हुआ कि एक ऐसा परमाणु मिला जिसमें भार बंधन और अणुबंधन नहीं है, जिसको नाम दिया गया जीवन परमाणु या चैतन्य परमाणु। यह गठन पूर्णता हो गई, यानी यहाँ पर विकास पूर्ण हो गया। इस विकास पूर्ण होने के बाद जब ये चैतन्य इकाई आई, तो चैतन्य इकाई यानी जीवन, जीवन को क्या करना है? जीवन को समझना है, समझकर प्रमाणित होना है। कहां पर प्रमाणित होना है? व्यवस्था में प्रमाणित होना है। तो जीवन को क्या होना है? जागृत होना है। उस जागृति का जो अनुभव होगा वो अनुभव ही प्रमाण होगा। तो जैसे ही चैतन्य इकाई आई, वहां से एक नया क्रम शुरू होगा जिसको नाम दिया गया जागृति क्रम। अभी हम सब जागृति क्रम में ही हैं। जागृति क्रम अर्थात समझने का क्रम। इसमें समझना है, पहले समझा जाएगा और समझकर उस समझ के अनुसार आचरण और व्यवहार किया जाएगा। तो ये सारा था नियति क्रम। पेज नंबर 31 पर विकसित हो जाते हैं, यह है फलस्वरूप विकास व जागृति प्रकट होता है। विकास क्रम होता है, विकसित हो जाते हैं, जीवंत हो जाते हैं। विकास क्रम में भौतिक रासायनिक वस्तु के रूप में निरंतर कार्यरत है। बाबा जी वही समझा रहे हैं, विकास क्रम विकास को और जागृति क्रम जागृति को। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि विकास क्रम में जो भौतिक रासायनिक वस्तु है, यानी जो भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया, अभी तक मानव केवल दो प्रकार की क्रियाओं को जानता था। पहली क्रिया थी भौतिक क्रिया और दूसरी क्रिया है रासायनिक क्रिया, जिसमें हम फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, जिनके फलस्वरूप एक नई वस्तु का निर्माण होता है। जीवन कितनी संख्या होना है इसका निश्चय भी सह अस्तित्व सहज विधि से आता है, भ्रमित मानव कर्म से आता नहीं। ये विकास क्रम विकास के बाद जो जीवन आता है, इस जीवन की कितनी क्वांटिटी होगी, यानी जीवन कितने चाहिए, कितने जीवन होंगे, तो इसका निश्चय भी सहअस्तित्व विधि से हो जाता है। भ्रमित मानव ये डिसाइड कर ही नहीं सकता कि जीवनों की संख्या कितनी होगी। अस्तित्व स्वयं विधि से चारों अवस्थाओं को प्रकाशित कर चुका है, इसमें मानव का कोई योगदान नहीं है। बाबा जी बता रहे हैं कि ये जो अस्तित्व आया है, ये मानव सहित जो तीन अवस्थाएं हैं, इस तीन अवस्था को कोई लाया नहीं है, ये थी ही। पृथ्वी पर जो पदार्थ थे, उन पदार्थों के मूल में ये सारी अवस्थाएं थी।
इन पदार्थों में फिजिकल और केमिकल रिएक्शन हुआ, जिसके चलते पदार्थावस्था के बाद जीवावस्था, जीवावस्था के बाद पदार्थावस्था के बाद प्राणावस्था, प्राणावस्था के बाद जीवावस्था, और जीवावस्था के बाद ज्ञानावस्था बनी। यानी ये उसमें कोडिंग ही था, इसमें मानव का कोई योगदान नहीं। मानव स्वयं को अन्य प्रकृति के साथ पूरक होने के प्रमाण के रूप में प्रमाणित कर नहीं पाया, बल्कि उल्टे शोषण करता रहा। जब हम प्रकृति की 4 अवस्थाओं की बात करते हैं तो उन चारों अवस्थाओं में देखते हैं कि जो पहली 3 अवस्था है, पदार्थावस्था, प्राणावस्था और जीवावस्था, ये तीनों अवस्थाएं आपस में एक दूसरे के लिए उपयोगी पूरक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ज्ञानावस्था की इकाई यानी मानव आता है, तो वो अपनी उपयोगिता पूरकता को समझ नहीं पाता, वो व्यवस्था को नहीं समझ पाता, जिसके कारण वो व्यवस्था में नहीं रह पाया। अब क्या हो रहा है, मानव प्रमाणित नहीं कर पाया अपने कार्य व्यवहार को, तो हुआ क्या, हुआ ये कि भ्रमवश वो पृथ्वी का शोषण ही करता आया है। शोषण से मानव कैसे सुखी होने की कामना किया, यह सोचने का मुद्दा है। जब हम किसी का शोषण करते हैं और शोषण करने के बाद ये समझे कि इससे मुझे सुख, शांति, संतोष, आनंद मिलेगा, तो ये बात है कि ये आदमी के दिमाग में आया ही कैसे। शोषण से सुखी होने के बारे में सब राज्य, सब समुदाय, सब धर्म, अधिकांश परिवार सोचते ही हैं। देखो, कोई भी विचार जब आता है तो वो विचार पहले मानव में आता है, मानव से वही विचार उसके परिवार में, परिवार से उसके समुदाय में, या कहे कि परिवार समूह में, और फिर राज्य तक पहुंचता है। तो ये जो शोषण का विचार है, कभी किसी एक व्यक्ति के मन में आया और फिर ये राज्य तक फैल गया। जैसे कल मैं समझा रहा था कि यहाँ जो आवर्तनशीलता है वो कैसे है, एक सर्कल पूरा होता है, ये साइक्लिक है, हमें लगता है कि साइक्लिक है, लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। ये क्या है, ये वर्तानुकार गति, मतलब स्पाइरल गति है, इसमें ये ऊपर बढ़ता रहता है। अगर हम आज एक गलती करते हैं तो कल उसके अगली बड़ी गलती हम करने को तैयार रहेंगे, फिर उससे बड़ी गलती, फिर उससे बड़ी गलती, फिर उससे बड़ी गलती। तो अगर हमने एक बार गलती की तरफ अपना डायरेक्शन कर दिया तो फिर वो गलती रुकेगी नहीं, गलती बढ़ती ही चली जाएगी। आज अगर मैंने एक झूठ बोल दिया तो उस एक झूठ को छिपाने के लिए मुझे फिर एक अगला झूठ, फिर एक और अगला झूठ, फिर एक और अगला झूठ। तो इस प्रकार ये झूठों की संख्या, यानी जो मेरी झूठ बोलने की संख्या है, जो मेरे मुख से झूठ शब्द निकला, इसकी संख्या बढ़ती ही चली जाएगी। इसमें जो है एक बड़ी गति के साथ, जैसे वो होता है ना, वर्ग होता है, 2 का वर्ग 4, फिर उसका फिर ट्रिपल, जैसे घातें बढ़ती चली जाती है, ऐसे हमारी गलतियां मैथमेटिकली देखें तो बढ़ती चली जाएगी। गलती 1 की 2, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16 ही होती है। इसी प्रकार जब आज हम समझदारी के साथ काम करेंगे तो समझदारी भी उसी तरह फलीभूत होगी। कल समझाया था, बाबा जी अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने अनुभव को प्रमाणित किया। उन्होंने समझदारी को समझा, समझकर वो समझदारी उनके आचरण में आई। बाबा जी ने समझा कि जब मैं समझ सकता हूं तो कोई भी समझ सकता है, तो बाबा जी ने इसको समझाने का प्रयास किया। उस समझाने के प्रयास से ही ये संख्या बढ़ती चली गई। बाबा जी ने एक सार्थक दिशा की तरफ कार्य किया। तो बाबा जी पहले स्वयं समझे, पहले राउंड में वो खुद समझे, अगले राउंड में 4 को समझाया, फिर 4 ने 16 को समझाया। इस प्रकार एक साइकिल उनकी जो बनती चली गई। ये जो वर्तुलाकार गति है, जो स्पाइरल गति है, ये ऊपर बढ़ती जा रही है। अब ये गलती जो गति है किस रूप में जा रही है, विकास के रूप में। अभी तक तो हमारी गति किस रूप में जा रही थी, भ्रम रूप में जा रही थी। यानी अगर मूल रूप से देखें तो ये शोषण का या और भी कोई गलती किसी पहले एक व्यक्ति के दिमाग में आती है, बाकी फिर वही से उसको सीखते चले जाते हैं। शोषण से अच्छा सुखी होने के बारे में सब राज्य किया। जहां तक राज्य और समुदाय की मान्यता है, शोषण पूर्वक ही सुखी हो सकता है। आज राज्य क्या मानता है, राज्य मतलब हम दिल्ली राज्य को लेकर चलते हैं। आज दिल्ली राज्य क्या समझ रहा है, या कोई भी राज्य क्या समझ रहा है, जितना टैक्स मुझे ज्यादा मिलेगा उतना मैं ज्यादा काम करवा पाऊंगा। और टैक्स का मतलब है शोषण। पिछले कुछ वर्षों में भारत में इस प्रकार से टैक्सों में वृद्धि हुई है
कि लोगों की आय कम हो गई और टैक्स बढ़ गए हैं। सरकार अपने खजानों को भरने के लिए पहले तो जानना पड़ेगा कि सरकार अपने खजानों को कैसे भरती है। सरकार हमें कुछ फ्री सुविधाएं देती है। अब सरकार के पास तो इतना पैसा नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि सरकार के पास नोट छापने वाली मशीन है, वो जितने नोट चाहे छाप सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनको पता है कि सब ये एक निश्चित मात्रा में होता है। सरकार की आय का साधन उस राज्य के लोगों से प्राप्त होने वाला टैक्स है। तो सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए हम आम जनता पर कई प्रकार के टैक्स लगाती है। तो जब ये सरकार लाभ की प्रवृत्ति में आ जाती है, यानी सरकार ये चाहती है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा टैक्स प्राप्त हो, तो वो क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएगी। ये टोल टैक्स के रूप में भी है, ये इनकम टैक्स के रूप में भी है, ये सर्विस टैक्स के रूप में भी है। जो हम पार्ले जी का बिस्किट खरीदते हैं, इस पर जो सेंट्रल एक्साइज टैक्स जीएसटी लगता है, वो भी शोषण का ही तरीका है। ये सारा हमसे आ रहा है। लेकिन जब सरकार का उद्देश्य क्या हो जाता है? लाभ कमाना। आप पिछले दिनों से पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखोगे तो हर साल जीएसटी बढ़ता जा रहा है। सरकार का जीएसटी कलेक्शन बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि सरकार जीएसटी की जो दर है उसको बढ़ा रही है। तो यहाँ क्या है? सरकार भी लाभवादी प्रवृत्ति में आकर शोषण ही कर रही है। बाबा जी इसी बात को समझा रहे हैं। तो जहां तक राज्य और समुदाय की मान्यता है, शोषण पूर्वक ही सुखी हो सकता है। राज्य भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में टैक्स इकट्ठा करके अपनी संतुष्टि को और अपनी खुशी को जाहिर करता है। आज तक यही अंतिम बात है और विज्ञान भी इसका सार्थक है कि संघर्ष और शोषण पूर्वक ही मानव अपने अस्तित्व को बचाए रख सकता है। इसने बोल ही दिया कि जो है विज्ञान है वो भी इसका समर्थक है कि शोषण पूर्वक ही मानव अपने अस्तित्व को बचाए रख सकता है। यानी मानव जितना ज्यादा शोषण करेगा वो इतना ज्यादा अपने वंश को, अपने जाति को, अपने धर्म को बचा पाएगा। अब ये नहीं समझ में आ रहा किस तरह का वाक्य ये समाज फेस कर रहा है या समाज किस तरह के वातावरण में जी रहा है। इस लाइन को समझे, लाइन बहुत सच्ची है। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं। आज तक यही अंतिम बात है और विज्ञान इसका समर्थक है कि संघर्ष और शोषण पूर्वक ही मानव अपने अस्तित्व को बचाए रख सकता है। यानी वो जितना संघर्ष करेगा, जितना शोषण करेगा, जितना युद्ध विद्रोह करेगा, तो उससे क्या होगा? उसकी ताकत बढ़ेगी। अभी ऐसा ऐसा माना जाता है। इसलिए भारत, पाकिस्तान ये अपने अहम को दिखाने के लिए, इसके अलावा जो और बड़े बड़े शक्तिशाली देश हैं, अमेरिका है, रूस है, चाइना है, ये भी क्या कर रहे हैं? ये कौन सी नीति को अपना रहे हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए? ये है संघर्ष की विधि और शोषण की विधि। अभी पीछे कुछ बात हुई कि किसी देश से, जो अमेरिका ने वहां के तेल के कुओं पर अपना कब्जा कर लिया, तो ये शोषण ही है। वो शोषण क्या कर रहा है? शोषण करके अपनी ताकत को, अपने अस्तित्व को बढ़ा रहा है, अपने अस्तित्व को बचाने की बात कर रहा है। अस्तित्व से यहाँ मतलब अपनी जाति समुदाय से। यहाँ अस्तित्व वो वाला नहीं बेटा जी। यहाँ अपने अस्तित्व की लड़ाई मतलब अपनी जाति को, अपने धर्म को, उसके वजूद को, यहाँ अस्तित्व का मतलब वजूद को रखना। तो ये सब क्या है? अपनी जाति और समुदाय से। संघर्ष का मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास ताकत है उसकी सत्ता है। संघर्ष करना ही विकास माना जाता है। आप देख तो रहे हैं, जिसके पास जितनी ज्यादा पावर आती है वो उस पावर का यूज और भी ज्यादा शोषण के लिए करता है। और वो जितना लोगों का शोषण करता है वो संग्रह और सुविधा के आधार पर दूसरों से ज्यादा संपन्न होता जाता है। अभी तक संपन्नता की जो परिभाषा वो क्या समझी गई है? साधन संपन्न होना, यानी उसके पास आवश्यकता से अधिक साधन होना, यही साधन संपन्नता है। और इसी को क्या माना गया है? इसी को अमीरी माना गया है। और ये अमीरी कहाँ से आ रही है? मेरी आवश्यकता का जो सामान था मैंने वो ले लिया, मैं उसको कंज्यूम कर रहा हूं। लेकिन अब क्या है? अब मैं क्या कर रहा हूँ? शोषण कर रहा हूँ। इसलिए
ताकि जो दूसरों के पास माल है वो भी मेरे पास आ जाए। क्यों? ताकि मेरा अस्तित्व बना रहे। अस्तित्व बना रहे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर ये जो मेरी अमीरी का जो तमगा है ये छीने ना। तो अपने आप को और ज्यादा अमीर करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये संघर्ष भी कर रहे हैं। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अमेजोन है या फ्लिपकार्ट टाइप की कंपनियां हैं, या जो बड़े बड़े उद्योग घरानों की कंपनियां हैं, यहाँ आदमी का इतना शोषण हो रहा है कि उसको जो वर्किंग टाइम है उसको पेशाब तक करने की ज्यादा की अनुमति नहीं मिलती। ऐसा मैंने पढ़ा है, ये देखा नहीं है, मैंने सुना है। तो इसकी मैं तफ्तीश नहीं करता कि ऐसा ही होता है, लेकिन कई बार ये सुनने में आया है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वहां मजदूरों को इतना परेशान करते हैं कि उनको जो है रगड़ के काम लिया जाता है। तो रगड़ के काम लेने का मतलब ही शोषण है। वो क्यों ले रही है रगड़ को काम, रगड़ के काम उनसे क्यों ले रही है? ताकि वो अपने अस्तित्व को और मजबूत करे, अपनी जो वैल्यूज के लिए, अपनी वैल्यू, अपनी कीमत बढ़ाने के लिए वो ऐसा कर रही है। कीमत बढ़ाने का मतलब ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए। ज्यादा से ज्यादा लाभ कब कमाया जाएगा? जब हम कम मजदूरों से ज्यादा काम कराएंगे। यानी किसी काम को करने के लिए मुझे 20 मजदूर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 8 घंटे के लिए 20 मजदूर ना करके मैं 10 मजदूर कर लेता हूँ। उनको कहता तुम 12 घंटे काम करो, और उनसे खूब खींच के काम लिया जाता, उनको बैठने तक नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार हम देखें तो अपनी साख बचाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए हमें दूसरे का शोषण करना ही पड़ता है। आजकल तो क्या है कि जिसकी लाठी उसका भैंस, बाबा जी ने कहा है, इसी को संघर्ष नाम दिया। यानी कि लठ में दम होना चाहिए, आप किसी से भी कब्जा कर सकते हैं। संघर्ष करना ही विकास माना जाता है, यानी अपने आप को ताकतवर बनाना, अपने लठ को मजबूत करना। लठ मतलब समर शक्तियां, समर मतलब जो युद्ध उपयोगी सामग्री है। मैंने ये बॉम्ब बना दिया, मैंने वो बॉम्ब बना दिया, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। ये जो ऐसे करने वाले लोग हैं, ये भ्रमित अवस्था में यही सोच रहे हैं कि जो देश ज्यादा युद्ध कर सकता है, ज्यादा व्यापार बुद्धि का उपयोग कर पाते हैं, ज्यादा शोषण कर सकता है, उसे ही विकसित देश कहा जाएगा। अभी देखें तो अमेरिका क्या कर रहा है, रूस क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है। ये केवल शोषण प्रवृत्ति पर आया हुआ है। किस प्रकार का शोषण है? ये ज्यादा से ज्यादा युद्ध करे, इसलिए अपने आप को इसने शक्तिशाली बना लिया है, इनके पास न्यूक्लियर पावर है। आप देखोगे कि पूरे देश को, पूरे जो वर्ल्ड है, इसको हथियार सपने वाले सप्लाई करने वाले कौन कौन से देश है? या तो वो चाइना है, या रूस है, या अमेरिका है। बाकी अभी लोग कुछ कह रहे हैं कि भारत में भी कुछ उद्योग जो है अपने ये युद्ध सामग्री का निर्माण होने लगा है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? क्या हर समस्या का समाधान, हल जो है वो युद्ध है? और इतने युद्ध हुए आज तक, क्या उससे मानव जाति समझदार हो पाई? बल्कि अगर मानव जाति समझदार हो जाए तो ये जो युद्ध द्वंद्व द्वेष है, ये अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। कितने संसाधन बचेंगे इससे? तो अभी तक क्या समझा जा रहा है कि जो अपनी बुद्धि को लगा के, कौन सी बुद्धि? व्यापार बुद्धि, इसको लगा के जो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाता है, ज्यादा से ज्यादा शोषण करता है, उसको ही विकसित देश कहा जाता है। जबकि विकसित देश वही है जो जागृत हो पाता है। तो बाबा जी विकसित देश की परिभाषा क्या बता रहे हैं? वो देश जिसके लोग जागृत हो गए हैं, जिसके लोग व्यवस्था में है, जिसके लोगों के पास समाधान है, जिसके लोगों के पास समृद्धि है, जो स्वयं के पर में विश्वास रखते हैं, और जो सहअस्तित्व को समझता है। तो बाबा जी के अनुसार तो ये सारे गुण धारक राष्ट्र ही विकसित राष्ट्र है। सबसे बड़ी बात क्या है? समझदार होना। समझदार होगा तो जागृति को समझेगा, जागृति को समझेगा तो जागृति को पाने का प्रयास करेगा, जागृति का प्रयास करेगा तो उसके रास्ते में क्या आएगी? वो व्यवस्था में भागीदारी करेगा। व्यवस्था में भागीदारी होगी तो क्या होगी? समाधान होगा। उससे क्या होगी? समृद्धि आएगी। तो ये कनेक्टिविटी चेन जुड़ती चली जाती है। जिस कर पर मैंने स्पाइरल बनाया था ना, तो एक एक करके धीरे धीरे जब हम ये तार जुड़ने लगते हैं, तो ये सारे तार किसकी तरफ जाते हैं? जागृति की तरफ। अब ये मानव के हाथ में है कि वो जागृति के तार जोड़ेगा या विनाश के तार जोड़ेगा। जिस अवस्था में आज मानव रह रहा है, जिस अवस्था में आज मानव जी रहा है, जिस अवस्था में
आज मानव पढ़ाई कर रहा है, जिसको शिक्षा समझ रहा है, वास्तव में देखा जाए, अगर उसको समझने का प्रयास किया जाए या उसको जानने का प्रयास किया जाए, तो ये सारे मानव जाति के विनाश के लिए ही है। क्योंकि इसमें कहीं भी सहअस्तित्व नहीं है। सहअस्तित्व नहीं है इसका मतलब व्यक्तिवादिता है, और व्यक्तिवादिता है तो इसमें फिर क्या होगा? शोषण होगा। क्योंकि हर आदमी सुख पाना चाहता है, सुख पाने का तरीका पता नहीं है, सुख पाने का जो तरीका है वो भ्रमित है। वो क्या है? ज्यादा से ज्यादा साधनों का प्रयोग। तो जब ज्यादा से ज्यादा साधनों का लोग इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे तो उनमें क्या होगी? आपस में भिड़ंत होगी। वो कहेगा ये साधन मुझे चाहिए, वो कहेगा ये साधन मुझे चाहिए। उनमें क्या होगा? टकराव होगा, द्वंद्व होगा। और ये द्वंद्व आज हम देख ही पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है बेटा जी? शानवी, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? शानवी बेटा, यस सर। शानवी, ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकंड पेरा, पेज नंबर 31। जीवन, जीवन को समझने वाला और जीवन अस्तित्व को समझने वाला तरीका भिन्न है। इसको समझना पड़ेगा लाइन को। जीवन, जीवन को समझने वाला, और जीवन, जीवन को समझने वाला, जीवन अस्तित्व को समझने वाला तरीका भिन्न है। जहां तक भौतिक रासायनिक वस्तुएं हैं, इनको हम प्रयोग पूर्वक उपयोगिता के आधार पर पहचान लेते हैं। उपयोगिता को हम सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा के रूप में पहचानते हैं। सामान्य आकांक्षा, अब दो प्रकार की आकांक्षा बताई गई बेटा मानव की। आकांक्षाएं यानी उसकी जरूरतें, वो क्या चाहता है मानव। तो किस प्रकार की दो आवश्यकताएं हैं? सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा। सामान्य आकांक्षा क्या है? आदमी की मूल जरूरत क्या है, इसको अगर हम देखें। सामान्य आकांक्षा है आहार, आवास और अलंकार। यहाँ अलंकार का मतलब गहने मात्र नहीं है, यह साधनों से है। तो आदमी को क्या चाहिए सामान्य आकांक्षा में? आहार, आवास और अलंकार। अलंकार में हमारे कपड़े भी हैं, अलंकार में हमारी सजावटी वस्तु भी है, हमारे गहने भी हैं और अन्य साधन भी हैं। बात आगे बढ़ रही है तो महत्वाकांक्षा के। सामान्य आवश्यकता से अधिक कौन सी? महत्वाकांक्षा। इसमें तीन चीजें हैं। दूरगमन, यानी हमें दूर जाना है, तो दूर जाने में जो सहायक साधन है, यातायात के साधन, उनको शामिल किया गया है। दूर श्रवण, यानी कि दूर की बात अगर हमने सुननी है तो उसके लिए इसको कम्युनिकेशन बोला गया है। इसमें कम्युनिकेशन के मेथड मोबाइल फोन, ईमेल, ये सब क्या है? दूर श्रवण की चीजें। अगला है दूरदर्शन, यानी कि जो चीजें जहां तक हम नहीं पहुंच पाते उनको हम कैसे देख पाए। ये मानव की महत्वाकांक्षा है। इसमें से अधिकांश भाग तो पहचान लिए गए हैं, उत्पादन भी कर लिए हैं। इनको सर्वसुलभ करने का प्रयत्न भी व्यापार विधि से किए हैं। व्यापार विधि से लाभ की प्रतीक्षा रहती है। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि जो हमारी 6 आकांक्षाएं हैं, यानी 3 सामान्य आकांक्षाएं और 3 महत्वाकांक्षाएं जो है, इनको अभी तक आदमी ने पहचान लिया है। पहचान लिया है तभी तो ये नए नए प्रकार के मोबाइल आ रहे हैं, तभी तो नए नए प्रकार की गाड़ियां आ रही हैं, तभी तो नए नए प्रकार की दूरदर्शन की चीजें आ रही हैं। पहले दूरदर्शन यानी दूर की चीजों को देखने के लिए हमारे घर पे एक ही साधन होता था, और वो था टीवी। आज दूरदर्शन हमारी जेब में पड़ा है। पहले जो प्रोग्राम वो दिखाते थे वो हमें देखना पड़ता था। आज हमारी चॉइस है कि हम अपनी मर्जी से कोई भी प्रोग्राम किसी भी समय कहीं भी देख सकते हैं। तो ये सब किसकी देन है? ये विज्ञान की देन है। तो ये सारी चीजें मानव ने पहचानी और इनका उत्पादन किया, और उत्पादन करने के बाद ये चीजें सर्वसुलभ हो गई। सर्वसुलभ होने का मतलब है जो आसानी से मिल जाए। अब देखिए, हमें कहीं भी अगर मोबाइल खरीदना है आसानी से मिल जाता है, हमें कोई रेडियो खरीदना है, कोई टीवी खरीदना है, आसानी से मिल जाता है। अगर हमें कोई गाड़ी खरीदनी है, पैसा होना चाहिए, वो भी आसानी से मिल ही जाती है। तो ये सारी जितनी आकांक्षाएं थी, ये मानव ने आसानी से इनको इकट्ठा करना सीख लिया है। यहां तक क्लियर है बेटा जी? तो जीवन की बात, जो पहली लाइन थी, जीवन
जीवन को समझने वाला, और जीवन अस्तित्व को समझने वाला तरीका भिन्न है। यानी जीवन में जीवन को समझने वाला और अस्तित्व को समझने वाला तरीका अलग अलग है। वो दोनों एक ही तरीके से नहीं समझता। जब बात होती है जीवन की, तो वो जीवन क्रियाओं को समझता है। जीवन में कौन कौन सी क्रियाएं हैं उनको समझना, जीवन क्या है, किस प्रकार क्रियाएं करता है, ये जीवन ज्ञान दर्शन है। और अस्तित्व को समझने वाला जीवन जो तरीका है वो अलग है। अस्तित्व को कैसे समझता है, सह अस्तित्व में, तो वहां का तरीका अलग है। तो बहुत सारी भौतिक रासायनिक वस्तु को आज हम पहचान चुके हैं। ये भौतिक रासायनिक चीजें हमारे पास सामान्य आकांक्षा के रूप में उपलब्ध होती हैं, और इन्हीं का जब और विकट रूप होता है, विकराल रूप होता है, तो ये दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन में शामिल है। अब कई बार लगता है कि जीवन विद्या वाले ये कह रहे हैं कि हमें प्रकृति को बचाना है। आज के सभी आधुनिक संसाधन, चाहे वो एसी है या मोटर गाड़ियां, ये सारे पर्यावरण को खराब कर रही हैं। तो जीवन विद्या ये कह रही है कि इन सारी चीजों को छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा जी कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कह रहे। बाबा जी कह रहे हैं कि जो भी साधन संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, उनका प्रयोग समझदारी से किया जाए। जब इनका प्रयोग समझदारी से होगा तो क्या होगा, पृथ्वी का जो शोषण आज हम प्रचुर मात्रा में कर रहे हैं, वो शोषण धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो अब क्या बताया बाबा जी ने, बाबा जी कह रहे हैं कि जो सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा की वस्तु थी, इनका उत्पादन मानव ने कर लिया है। और किस विधि से किया है, व्यापार विधि से। यानी ये सारी चीजें सर्वसुलभ के लिए होने के लिए तैयार है, ये हर किसी को मिलने के लिए तैयार है। उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो जब बात व्यापार विधि की आती है, तो व्यापार विधि में लोभ जो है या लाभ जो है, उसकी जो उम्मीद है वो बढ़ जाती है। आप देखो व्यापार, कई बार बाजार में कोई नई चीज आती है और वो पहली बार किसी बाजार में एंटर करती है, तो उसका प्राइस कितना होता है। जो वो धीरे धीरे उसकी संख्या, वैसे ही चीजें कोई और कंपनी बनाने लगती है, तो वो चीजें धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इनकी कीमत कम। भानु बेटा एक गिलास पानी पिला दे। तो वो सारी चीजें धीरे धीरे सस्ती होती चली जाती है। तो जब कोई चीज आती है उसमें इतनी लागत नहीं लगती थी, लेकिन रॉयल्टी के नाम पर कि मैंने इस चीज का आविष्कार किया है, मैंने इस वस्तु की खोज की है, तो वो मनमाने पैसों में बेचता है। आपको ध्यान होगा जब ये चाइना के फोन आए थे, तो मुझे ध्यान है कि 3,500 में मैंने चाइना का पहला फोन खरीदा था। ये बड़ा थोड़ा मोटा फोन था, उसके बाद फोन लीक होते चले गए। तो अब क्या है, बाबा जी यही समझा रहे हैं कि जैसे ही ये चीज जब मार्केट में आती है, जब भी कोई मार्केट में नहीं, अब मार्केट में पहले 2G चल रहा था, 2G के बाद 3G आया, 3G के बाद 4G आया। 4G का जो रिचार्ज था थोड़ा महंगा था, फिर 5G आ गया। कुछ समय तक 5G का जो रिचार्ज महंगा था, आज 5G अनलिमिटेड भी अवेलेबल है। तो यही चीजें कह रहे हैं कि जब चीजें शुरू में आती हैं, तो वो विज्ञानवाद से जितनी भी चीजें आती हैं, जितनी भी चीजों का उत्पादन होता है, उन सारी चीजों का एक ही उद्देश्य होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना। पेज 31, अंतिम पैरा। जीवन का विश्लेषण क्रिया के आधार पर हम यह पहचान पाते हैं कि हमको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। अब जीवन का विश्लेषण हो रहा है। विश्लेषण कहाँ होता है, तुलन। ये कहाँ होता है, विचार में। जब हम किसी चीज के बारे में देखते हैं तो उस चीज पर विचार करते हैं। विचार में अभी तक हमारे पास कौन सी दृष्टि है, हमें कोई काम करना है या नहीं करना, कोई वस्तु लेनी है नहीं लेनी, अभी तक हमारा कहाँ चल रहा था, तुलन में। तुलन में विश्लेषण हो रहा है। तो वहां पर क्या कर रहे थे, विश्लेषण किस आधार पर हो रहा था, प्रिय हित लाभ के आधार पर। तुलन, तुलन के बाद विश्लेषण, विश्लेषण, विश्लेषण में क्या होता था, विचार। ये जो हमारी अक्षय शक्ति है, अक्षय शक्ति में क्या चल रहा था, विश्लेषण।
आप लोग भी गर्मी का मौसम है, ज्यादा से ज्यादा पानी पी बेटा, गर्मी बहुत ज्यादा है। वैसे टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं, लेकिन गर्मी में जो घुटन है, जो पसीना निकल रहा है शरीर में, जो हमारे पास रासायनिक जो है, जो मिनरल्स की कमी हो जाती है। इसलिए आपको मैंने कल भी बताया था कि नींबू, चीनी और नमक का जो घोल है ये पीते रहें आप लगातार। तो बाबा जी अब जीवन क्रिया की बात बता रहे हैं। जो जीवन में एक क्रिया का नाम है विश्लेषण। जीवन का विश्लेषण क्रिया के आधार पर हम यह पहचान पाते हैं कि हमको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। अभी तक हम सारी वस्तुओं का जो यूज कर रहे थे प्रिय हित लाभ के दृष्टि से कर रहे थे। जब दृष्टि चेंज होगी, फिर उन आवश्यकताओं को पहचान कर हम उत्पादन कर लेते हैं और समृद्धि का अनुभव करते हैं। ये जब कब की बात है? जब आदमी जीवन क्रियाओं में लगता है, यानी जागृत आदमी की। अभी क्या है, अभी तो हमारी आवश्यकता ही निर्धारित नहीं है। बच्चे बच्चों से जब हम पूछते हैं कि पैसा चाहिए जीने के लिए, कि यस चाहिए, कितना चाहिए, कि बहुत चाहिए, इस बहुत की कोई लिमिट है कि हाँ 5 करोड़ 10 करोड़? उनकी काउंटिंग अभी तक यही है, उनका विजन ही अब तक यही है। तो 5-10 करोड़ की बात करते हैं और 5-10 करोड़ में भी विश्वास नहीं है कि वो सुखी हो जाएगी, उनमें संपन्नता आ जाएगी। क्योंकि एक समय आएगा कि जब उनके पास इस प्रकार से पैसा आएगा, तो इस प्रकार के पैसे का प्रयोग वो कहाँ करेंगे? वो अपनी सुख सुविधाओं पर करेंगे। भोग से अति भोग की तरफ जाएंगे तो ये पैसा भी कम पड़ने लगेगा। लेकिन जब आदमी जागृत होता है, तो सबसे पहले क्या करता है? वो अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण करता है। आज तुम अगर एक कैलेंडर बना के बैठो, एक चार्ट बनाने बैठो कि मेरी आवश्यकता है कि वस्तु, उनको नोट कर लो। फिर वो देखो कि वो सामान्य आवश्यकता की वस्तु है या महत्वाकांक्षा वाली आवश्यकता की वस्तु है, उनको देखो। फिर ये देखना है कि क्या इसमें से जो मैंने लिस्ट बनाई है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो मेरे जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उन वस्तुओं को अलग कर लो। अब उन वस्तुओं का उत्पादन करो। जब तुम वस्तुओं का उत्पादन करोगे, आरंभ में तुम देखोगे कि तुम मेरी आवश्यकता, जब मैं एक चैप्टर कराते हैं ना, एक एक्टिविटी कराते हैं कि मेरी आवश्यकता क्या है, तो मेरी आवश्यकता से वो जो है कुछ ना कुछ लिखवा लिखवा के बहुत सारी चीज लिखवा देते हैं। जब हम आवश्यकताओं को लिखने बैठते हैं तो देखते हैं कि आवश्यकता ज्यादा नहीं है। अभी तुम देखोगे कि अस्तित्व में द्रोह, अस्तित्व मैंने बोल दिया, समाज, इस समाज में, इस संसार में द्रोह विद्रोह, उस द्रोह विद्रोह का कारण भी समझना पड़ेगा। मैं पुस्तक को थोड़ी देर के लिए एक साइड रखता हूँ। यह द्रोह विद्रोह का कारण भी समझना पड़ेगा। क्या हो रहा है द्रोह, और क्यों हो रहा है? ये जो हमारा अर्थशास्त्र है, जिसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इसमें एक लॉ काम करता है, एक नियम काम करता है। वो है द लॉ ऑफ सप्लाई, द रिलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एंड प्राइस। डिमांड, सप्लाई और प्राइस, ये तीनों चीजें आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। यानी जिस वस्तु की ज्यादा डिमांड होगी और सप्लाई कम होगी, तो उस वस्तु की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। डिमांड तो है ही उसकी, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा? उसको खरीदने वाले ज्यादा है और सामान हमारे पास कम है। तो ऐसी स्थिति में व्यापारी लोग क्या करते हैं? वो उसकी कीमत बढ़ा देते हैं, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। यही इकोनॉमिक्स का जो उद्देश्य है। क्या है इकोनॉमिक्स का उद्देश्य? ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। अब इसी को देखना पड़ेगा, इसी को समझना पड़ेगा कि जो लाभ वाली मानसिकता है, इसका निपटारा कैसे हो, किस प्रकार से हम इसका निपटारा कर पाएंगे, इसको समझना है। तो ये कैसे होगा? समझदारी पूर्वक ही होगा। ये इकोनॉमिक्स ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए लोगों में भ्रम डाल रहा है। इकोनॉमिक्स में एक नियम है। उस नियम में क्या कहा गया है कि मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो असीम है, यानी उसकी आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं है। उसकी आवश्यकताओं की लिस्ट जो है वो अनलिमिटेड है। और साधन, साधन क्या है? लिमिटेड है। इस कथन को लिख ले आप। इकोनॉमिक्स क्या कहती है? अपने पेन कॉपी निकाल लें और इसको लिखना शुरू करें।
इस नियम को समझना शुरू करो। ये नियम इकोनॉमिक्स और बाबा जी का क्या नियम है, उसके बदले में ये तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को झांकने का, समझने का प्रयास करो, क्योंकि पूरी जीवन विद्या में आपको एक जो है प्रस्ताव ही दिया जाता है। उसको केवल आपको जांचना है, उसको मानना नहीं है। अगर आपको ठीक लगे तो मान लो। इसलिए जीवन विद्या के जब भी कहीं शिविर होते हैं तो उसमें पहली लाइन में ही लिख दिया जाता है कि हम जो बात कर रहे हैं, हमारी किसी भी बात को आपको मानना नहीं है। हम आपको कोई उपदेश नहीं देंगे, हम आपको कोई सलाह भी नहीं देंगे। हम आपके सामने एक प्रस्ताव रखेंगे, उस प्रस्ताव को आपको जांचना है। जांचना है, अगर आपको सही लगे जांच कर उसको जानना है। जानकर अगर आपको सही लगे, ठीक है, तो उसको मान लो। और फिर भी लगता है कि नहीं मानना, तो मत मानिए। तो बाबा जी ने जो अभी अर्थशास्त्र ने जो सूत्र दिया है उसको लिख दीजिए। अर्थशास्त्र क्या कहता है कि मानव की आवश्यकताएं असीम हैं। इसको लिख लेना, मैं हर बच्चे से सुनूंगा बाद में। क्या कहता है अर्थशास्त्र? मानव की आवश्यकताएं असीम हैं, यानी उनकी कोई सीमा नहीं है, लिमिटलेस है, जबकि साधन सीमित है। अब ये बताओ, आवश्यकताएं, डिमांड तो उनकी बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है, यानी खरीदने वाले 1000 व्यक्ति हैं। मैं इसको आसान करके समझा रहा हूं। खरीदने वाले 1000 व्यक्ति हैं और वस्तुएं मेरे पास है 20। तो दो ही काम हो गए, मैं कीमत बढ़ाऊंगा, ज्यादा लाभ कमाऊंगा। या तो ऐसा होगा, या फिर क्या होगा, द्रोह विद्रोह होगा, मार पिटाई होगी, झगड़ा होगा। जो मजबूत होगा, जो ताकतवर होगा, वो छीन लेगा। और यही छीना झपटी इस संसार में चल रही है कि मैं कैसे दूसरे के हक को मारकर उसकी संपत्ति पर अपना कब्जा पा लूं। चारों तरफ यही विचार चल रहा है कि मैं दूसरे का ज्यादा से ज्यादा शोषण करके अपनी दुकानदारी के गल्ले को कैसे भरूं, अपनी तिजोरी को कैसे भरूं। क्यों? क्योंकि उसने क्या समझा है, अभी तक जो हम शिक्षा स्कूलों में ग्रहण कर रहे हैं, जो स्कूलों में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, उसने क्या सिखाया है कि मानव की आवश्यकताएं असीम है, लिमिटलेस है, और साधन सीमित है। तो लोगों में एक होड़ मच गई। क्या होड़ मच गई? इन साधनों को इकट्ठा करने की, क्योंकि इन साधनों से ही सबने सुख समझा, इन वस्तुओं से ही सब आदमी सुखी हुए हैं, ऐसा आदमी का मानना है। तो उसने सुख का आधार किसको माना? इस संपदा को, इन वस्तुओं को। जब इस संपदा को और इन वस्तुओं को वो सुख का आधार मानता है, तो वो क्या करता है? इनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने पास इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। इसी को नाम दिया गया संग्रह प्रवृत्ति। आदमी में आज स्टोरेज करने की प्रवृत्ति है। सोना जोड़ लो, चांदी जोड़ लो, पैसा जोड़ लो, रुपया जोड़ लो। क्यों? क्योंकि दिमाग में क्या भरा हुआ है कि ये साधन सीमित है और तुम्हारी जरूरतें ये असीमित है। इसी के भय के कारण, डर के कारण, जो असुरक्षा है, उसके कारण ये ऐसी स्थिति जो वर्तमान में हम देख रहे हैं बनी हुई। तो समझदारी वाली जो परिभाषा है या समझदारी का जो सूत्र है जो बाबा जी ने दिया, वो क्या कह रहा है? बाबा जी कहते हैं, भाई तुम अपने एक कागज के ऊपर अपनी जरूरत की सारी वस्तुएं लिख लो, महत्वाकांक्षा वाली भी, सामान्यकांक्षा वाली भी। तुमने लिखा मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले भोजन। ओके। कितनी रोटियां? पूरा दिन में कितनी रोटी खा लेते हो? 10 रोटी। ठीक है। महीने की कितनी हो गई? 300 रोटियां। ओके, बहुत बढ़िया। 300 रोटियों के लिए कितना गेहूं चाहिए भैया मुझे? 10 किलो। ठीक है जी, 10 किलो आटा पूरे महीने के लिए। तो 10 किलो आटा क्या अवेलेबल नहीं है? आप समझो धरती की क्षमता को। हम धरती में गेहूं का एक बीज डालते हैं, उससे एक पौधा निकलता है। उस पौधे पर गेहूं की एक बाल लगती है, जिसमें 50 से लेकर 100 तक बीज होते हैं, 150 तक बीज होते हैं। तो धरती की क्षमता देखो, एक लेके वो 150 दे रहा है। एक आम का पेड़
एक आम की गुठली से उगने वाला आम का पेड़ हर साल आपको सैकड़ों आम दे रहा है। अगर हम चाहें तो उसी गुठलियों को उगा के और आम के पेड़ लगा सकते हैं। तो जब तुम प्रकृति में झांक कर देखोगे तो प्रकृति में कोई भी चीज तुम्हें कम नजर नहीं आएगी। इसलिए बाबा जी क्या कह रहे हैं, जब मानव समझदार होगा, समझदार होने का मतलब है समाधान युक्त होगा, तो समाधान के बाद परिवार में जो अगला गुण आता है वो क्या है, समृद्धि का। समृद्धि आएगी। समृद्धि का अर्थ ही क्या है, अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन। मैं बार बार ये लाइन, समाधान और समृद्धि, समाधान का मतलब है सुख और समृद्धि का मतलब है शांति। जब मेरे परिवार में आवश्यकता से अधिक सामान उपलब्ध होगा तो परिवार में क्या रहेगी, शांति रहेगी। आगे पढ़ते हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जब जीवन में विश्लेषण क्रिया होती है तो मैं डिसाइड कर पाता हूं कि मुझे कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता है, और उन वस्तुओं को जब मैं बार बार आकलन करता हूं तो मैं पाता हूं कि बहुत ही कम वस्तुएं मेरी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए चाहिए। तो जब मुझे अपनी आवश्यकताओं का पता लग गया कि मुझे भाई ये इतना किलो आटा, इतने किलो दाल, इतना तेल ये चाहिए, तो आदमी के सामने एक लक्ष्य आ गया। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो खेती करता है और उससे कुछ ज्यादा वहां पर उपज पैदा करता है, ताकि कौन सा भाव आए, समृद्धि का भाव। जैसे ही हम समृद्धि का अनुभव करते हैं वैसे ही हम व्यवस्था में जीना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमारे विद्यार्थियों को सर्वप्रथम स्वायत्त बनाने की जरूरत है और उसके बाद परिवार में प्रमाणित होने योग्य प्रवृत्ति और फिर समग्र व्यवस्था में जीने की आवश्यकता है। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं, सबसे पहले स्वायत्त बनाना है। स्वायत्त का मतलब है अपनी आवश्यकताओं से अधिक वस्तु का निर्माण वो कर पा रहा है। जो उसमें वो स्वायत्त होगा, जब उसमें समृद्धि का भाव आएगा तो वो व्यवस्था में जीना शुरू कर देगा। अभी तक मानव किस चीज में जी रहा है, व्यवस्था में नहीं जी रहा। व्यवस्था में जीने की चाहत मानव से में सदा से बनी ही रही है, लेकिन जी किस में रहा है, अव्यवस्था में जी रहा है। अव्यवस्था में क्यों जी रहा है, क्योंकि लाभवादी प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। ये जो लाभवादी प्रवृत्ति है और दुनिया भर का सामान मैं अपने घर में ही संग्रह कर लूं, दूसरे को ना मिले, ये जो प्रवृत्ति है ये संघर्ष वाली प्रवृत्ति है। इस परिवार प्रवृत्ति से आदमी पार पाया ही नहीं है। तो जब मानव समृद्धि का भाव समझेगा, समृद्धि को अनुभव करेगा, जब उसके पास जरूरत से ज्यादा सामान पड़ा रहेगा तो वो व्यवस्था में जीना शुरू कर देगा। व्यवस्था में जीने का मतलब है सह अस्तित्व में जीना, अपनी उपयोगिता को, पूरकता को समझते हुए तीनों जो अवस्थाएं हैं उनके संतुलन के लिए जीना। क्यों, क्योंकि मनुष्य की सारी आवश्यकताएं, कौन कौन सी आवश्यकताएं, सामान्य आकांक्षाएं भी और महत्वाकांक्षाएं भी, ये सारी पूरी होगी तो क्या रहेगा, संतुष्टि का भाव रहेगा। बाबा जी आगे समझा रहे हैं कि हमारे विद्यार्थियों को सर्वप्रथम स्वायत्त बनाने की जरूरत है और उसके बाद प्रमाणित होने योग्य प्रवृत्ति और फिर हम समग्र व्यवस्था में जीने की आवश्यकता है। यानी पहले क्या है, स्वायत्त होना, समझदार होना, स्वायत्त होना। स्वायत्त होने के बाद क्या करना भैया, परिवार में प्रमाणित होना। जब एक बार मैं परिवार में प्रमाणित हो जाऊंगा, परिवार में क्या प्रमाणित करना है, सुख और सहअस्तित्व को। जब मेरा परिवार सुख और सहअस्तित्व को प्रमाणित करेगा, पहले एक व्यक्ति करेगा, फिर उस व्यक्ति के सारे, उस परिवार के सभी व्यक्ति मिलकर, यानी वो पूरा परिवार उस समृद्धि के भाव को प्रकट करेगा। उसके बाद परिवार में, परिवार के बाद ये समग्र व्यवस्था में। अभी तक पहले क्या था, स्वयं, परिवार, फिर समाज, फिर समग्र व्यवस्था। इन तीनों स्थितियों में कौन सी स्थिति, परिवार, समाज और व्यवस्था, इन तीन स्थितियों में प्रमाणित होना मानव का सौभाग्य है। जहां अगर ये यहाँ प्रमाणित हो गया, यानी मैं स्वयं समझदार हो गया, मेरी समझदारी से परिवार समझदार हो गया, तो मेरी समझदारी कहाँ पर झलक गई, परिवार में। और मेरे परिवार के समझदार होने से
ये पूरे जो आसपास के परिवार है ये समझदार हो गए, यानी मेरा पूरा समाज जो है वो समझदार हो गया, और फिर ये अखंड समाज सार्वभौमिक व्यवस्था बन जाए, यानी वो अपने आप को पूरे पृथ्वी पर प्रमाणित कर पाए, ऐसी व्यवस्था बन जाए। तो स्वायत्त बनने की जरूरत है, और उसके बाद परिवार में प्रमाणित होने योग्य प्रवृत्ति, और फिर समग्र व्यवस्था में जीने का आवश्यकता है। जीने की बाबा जी कहाँ बता रहे हैं? समग्र व्यवस्था में, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है उसमें जीने की। इन तीनों स्थितियों में प्रमाणित होना मानव का सौभाग्य है। ऐसा सौभाग्यशाली बनने के लिए मानव की स्वयं स्फूर्त आवश्यकता ही एकमात्र आधार है। ये जो आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है? सौभाग्यशाली बनने की। सौभाग्यशाली कौन है? जो प्रमाणित हो रहा है, यानी जिसमें मानवीयतापूर्ण आचरण आ गया, वो सौभाग्यशाली है। तो बाबा जी कह रहा है कि ऐसा सौभाग्यशाली बनने के लिए मानव की स्वयं स्फूर्त आवश्यकता ही एकमात्र आधार है। यानी मुझे सौभाग्यशाली बनना है, जब ये मानव के अंदर से निकलेगा। कौन समझना चाहता है? मैं समझना चाहता हूं, मुझे समझना है। यहाँ श्याम क्लास में हो या ना हो, माही क्लास में हो ना हो, शानवी क्लास में हो ना हो, ये स्नेहा क्लास में होना हो, अगर इनमें से कोई भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे समझना है। ये जो है ये स्वयं स्फूर्त विधि से होता है। यानी मानव को एक बार पता लग जाएगी सही क्या है, और इस सही पर चलकर ही सुख की प्राप्ति होती है, तो मानव स्वतः ही, यानी उसका पैर स्वयं ही, जिस प्रकार एक डीजे बजता है, एक ढोल बजता है, और उसके ऊपर नाचने वाले के पैर स्वयं ही चलने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार जब मानव को एहसास होता है जागृति का, सुख का, तो वो सुख की प्राप्ति के लिए वहां पर वो चलने को तैयार हो ही जाता है स्वयं स्फूर्त विधि से। स्वयं स्फूर्त विधि का मतलब है वो अपने आप ही उसके अंदर से तरंग निकलती है कि मुझे समझदार होना है। जैसे आप 5-6 लोगों के मन से ये निकल रही है कि मुझे समझना है, शाम को कोई नया टॉपिक समझाया जाएगा, मुझे सुनना है। इसको बोलते हैं स्वयं स्फूर्त विधि से। ये तो ऐसा इंजन है कि इसको एक बार हथी डाल के चालू करना होता है, उसके बाद ये इंजन रुकता नहीं, फिर तो ये जागृत होकर ही रुकेगा। यदि ऐसी आवश्यकता बनती है, कौन सी आवश्यकता? समझदार बनने की, तो इस प्रस्ताव को मनोयोग पूर्वक, अध्ययन पूर्वक अपने को प्रमाणित करना सहायक है। मन योग पूर्वक, मनोयोग पूर्वक, यानी मन में ये इच्छा हो जाए, मन में ये आशा हो जाए कि मुझे समझदार होना है। तो विचार भी किसके उसमें संदर्भ में होगा? प्रमाणित होने के, जागृत होने के। जब मेरे मन में ही जागृति आ जाएगी, तो ऊपर तक ये जागृति ही चलती रहेगी, और मेरा सारा क्रियाकलाप इस जागृति के अनुरूप ही होगा। यहां तक समझ पाए बेटा? ये पेज नंबर 31 आज खत्म हो गया है। कल इसको हम, ये बार बार एक आवाज, एक शब्द आया था, ये समझदार आदमी या स्वायत्त मानव क्या है? तो स्वायत्त मानव में कुछ गुण है, 5 गुण है। जिस आदमी में वो 5 गुण आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं स्वायत्त मानव। ये वैसे तो परसों आएगा, लेकिन आज समय थोड़ा समय बचा हुआ है, क्योंकि आज भी स्वायत्त मानव का जिक्र हुआ था। तो सबसे पहले मानव को क्या करना है? स्वायत्त करना है, यानी उसको समझदार बनाना है। तो समझदारी से क्या होगा? जब एक आदमी स्वायत्त मानव बन जाएगा, यानी समझदार आदमी बन जाएगा, तो उसमें कौन कौन से गुण आएंगे? आप इसको नोट कर सकते हैं, स्वायत्त मानव के गुण। लिखने के लिए तैयार है सभी बच्चे? एक बार यस बोल दें तो फिर मैं लिखवाना शुरू करता हूँ। सबने अपनी कॉपियां खोली हुई है? आज शाम तो बाहर है इसलिए नहीं समझ पाएगा। तो माही आपने कॉपी खोली हुई बेटा? माही और शानवी, स्नेहा? यस सर। ठीक है, आप लिखना आरंभ कीजिए। यस सर। स्वायत्त मानव के गुण, यानी समझदार आदमी के गुण। जो आदमी समझदार होगा उसमें सबसे पहले बड़ा गुण होगा स्वयं के प्रति विश्वास, और स्वयं के प्रति विश्वास को नाम दिया गया आत्मविश्वास। ये व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ होगा। यस, आई विल,
आई कैन सो आई विल। इसका जो स्वायत्त मानव का जो दूसरा गुण है वो है श्रेष्ठता का सम्मान। यानी जो भी लोग श्रेष्ठ है, जहां से उसको कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ समझने का मिल रहा है, वो उसकी श्रेष्ठता को सम्मान करेगा। फिर प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, यानी उसमें जो प्रतिभा है और उसका जो व्यक्तित्व है, इनमें संतुलन। वैसे तो इसको क्या बोलते हैं, दो, इसको कई बार छह बोलते हैं, स्वायत्त मानव के छह गुण। तो यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर देते हैं, प्रतिभा में संतुलन और व्यक्तित्व में संतुलन। अगला है व्यवहार में सामाजिक। तो ये समझदार आदमी जब होगा, समझदार आदमी संबंधों को पहचानेगा, संबंधों के निहित मूल्यों को पहचानेगा और उन मूल्यों का निर्वाह करेगा जिससे उभय तृप्ति होगी। तो ऐसा मानव समाज में सामाजिक, व्यवहार में सामाजिक होगा, ये सबके काम आएगा, समाज की हेल्प के लिए खड़ा है। पांचवा क्या है, व्यवसाय में स्वावलंबी हो जाना। स्वावलंबी क्या है व्यवसाय में? स्वावलंबी कि भैया मेरी आवश्यकता की जितनी वस्तुएं हैं मैं उनसे ज्यादा का उत्पादन कर रहा हूं, यही है व्यवसाय में स्वावलंबी होना। तो ये पांच गुण है, जिस आदमी में ये पांच गुण होते हैं उसी को समझदार बोला जाता है और इसे ही नाम दिया गया स्वायत्त मानव। तो सारा काम किसके प्रति है? उसको स्वायत्त बनवाने के लिए सबसे पहले क्या होना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्वयं के प्रति विश्वास, बड़ों का, हम कहते हैं बड़ों का आदर करेगा तो श्रेष्ठता का सम्मान होगा। बड़ों का आदर ये नहीं कि जो उसमें उम्र में बड़े हैं, अगर उसको लगता है कि मेरी कम उम्र का भी कोई व्यक्ति मुझसे श्रेष्ठ है, जिसको मुझसे ज्यादा ज्ञान है, तो उसका भी सम्मान करेगा। फिर प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, जैसा उसका व्यक्तित्व है और जो उसमें प्रतिभा है, ये दोनों संतुलित हो जाएगी। यानी ये जो घमंड और अहंकार नाम की चीजें हैं ये समाप्त हो जाएगी यहाँ पर। व्यवहार में सामाजिक हो जाएगा, यानी सबके काम आएगा, सबसे मिलने जुलने वाला होगा। और व्यवसाय में स्वावलंबी का मतलब है कि वो अपनी आवश्यकता से ज्यादा वस्तु का उत्पादन करेगा। तो हमारा आज का जो पेज था वो यहीं पर खत्म होता है। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है, कोई बच्चा कुछ जानकारी चाहता है, 6 मिनट का समय हमारे पास बचा हुआ है, तो वो अपना सवाल पूछ सकता है। पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज जो समझाया क्या वो सबकी समझ में आ गया? शानवी बेटा जी, आप समझ पाए? यस सर। श्याम बेटा, आप समझ पाए कुछ? श्याम बेटा ठीक है, बता रहा कहीं बाहर है। स्नेहा, आप समझ पाए बेटा जी? कोई सवाल आपका स्नेहा? नहीं सर, अभी तो नहीं। आज तुम्हारे पास आवाज क्लियर आ रही थी, क्योंकि आज भी तुम्हारा नेटवर्क इशू हो रहा था बार बार में। पता नहीं तुमने कौन सी सिम ले रखी है, ऐसे फोन में डाल रखी जिसमें नेटवर्क ही कम आ रहा है। तो चाहो उचित समझो तो सिम अपनी चेंज कर सकते हो, ताकि प्रॉपर रिजल्ट आपके फोन में आए, प्रॉपर नेट आए और सारी आवाज आप तक ठीक आए। वैसे तो मैं यूट्यूब पर ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है इसको डाल ही देता हूँ हर दिन, किसी को सुनना है, कुछ रह जाता तो वहां से भी आप सुन सकते हैं। लेकिन जब हम आमने सामने बात करते हैं तो एक फायदा ये रहता है कि मेरे मन में अगर कोई सवाल आता है तो मैं उसी समय उसको पूछ सकता हूँ। और स्नेहा तो जो है वो पूरा क्वेश्चन बैंक है उसके पास, तो पूरा उसने नोट कर रखा है। तो हमारे पास अभी समय है, अगर स्नेहा कुछ पूछना चाहती तो पूछ सकती है। बड़ी सी हो जाएगा क्या है? सर, मैंने क्लासेस यहाँ ऑनलाइन कम हो पाती है। मैं थोड़ा ऑनलाइन तो वीडियोस पे भी ज्यादा प्रिपरेशन करती हूँ। कोई बात नहीं, स्कूल का होमवर्क तुम सबका आया है, होप सबका हो ही गया होगा। और परसों स्कूल में हम एक दिन बाद 1 तारीख को मिलेंगे ही।
आज मुझे लगा था कोई बच्चा शायद आएगा, तो आज ऐसा कोई बच्चा समझने के लिए तैयार नहीं था। हो सकता है भाई आपके ऊपर बर्डन है, 12th क्लास का बर्डन भी है, लेकिन दोनों चीजें अगर संतुलित रहेगी तो पढ़ना भी समझदारी के साथ होगा। अभी तक जो तुम पढ़ रहे हो उसको देखना पड़ेगा। एक बात मैं क्लास में कहता हूं, उसको तुम अब समझदारी की थोड़ी सी गति में हो तो समझने का प्रयास करना है। पढ़ के खुश होना है या खुश होके पढ़ना, इसमें से कौन सा सार्थक है? गर्म पीजिए, गर्म। कौन करेगा? भानु, कौन करेगा? दीदी को बोल दे, कोई चीज नहीं, दीदी को बोल दे, गिर जाएगा बेटा, चोट लग जाएगी। समझ पा रहे हो? दो फैक्ट मैंने बताए, पढ़ के खुश होना और खुश होके पढ़ना, कौन सा ज्यादा उपयोगी लगता है? क्यों शानवी, कौन सा यस ज्यादा सर। कौन इंपॉर्टेंट है, पढ़ के खुश होना या खुश होके पढ़ना? खुश होकर पढ़ना। तो बस, अगर तुम्हारी ये समझदारी वाली क्लास भी साथ में चलती रही तो तुम अध्ययन के महत्व को और शिक्षा के महत्व को समझ पाओगी। अभी जागृति में ये संसार नहीं है, हम जागृति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अभी हमें दोनों में संतुलन करके चलना पड़ेगा। अभी हमें इसको भी समझना है, और जो व्यावसायिक शिक्षा, जो स्किल एजुकेशन हमारे को स्कूल में मिल रही है, उसमें भी उत्तीर्ण होना है। तो दोनों को साथ में लेके चलना है अभी। लेकिन तुम्हारे लिए ये सहज हो जाएगा कि तुम जागृति पथ पर हो, और जागृति पथ में क्या होता है कि आदमी परेशान नहीं होता। परेशान क्यों नहीं होता? क्योंकि वो नियोजन के साथ चलता है, वो योजनाएं बनाकर चलता है। तो तुम भी अब एक ऐसी ही अपनी योजना बना लो। मैंने छुट्टियों में भी कहा था कि अपना टाइम टेबल बनाओ। अभी स्कूल खुल जाएंगे तो स्कूल के बाद हम टाइम टेबल बनाकर उसके अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपने अपना निश्चय बना लिया है तो बगैर ट्यूशन के भी आप 12th क्लास में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और एक बात और बताओ बेटा, ये जहां आप रहते हैं वहां पे तो झुग्गियों वाला सीन नहीं है, गिराना गिरने वाला? क्योंकि दिल्ली में झुग्गियां गिर रही है, आपका तो ऐसी जगह नहीं है जहां पर ये समस्या आके खड़ी हो गई है। आप लोग सब सुरक्षित हैं? शानवी बेटा, आप सुरक्षित जगह पे हैं? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। तो देखो बेटा, जहां झुग्गियां गिर रही हैं वहां की हम हालात समझ सकते हैं, लेकिन इन झुग्गियों से बाहर निकलने के लिए पैसे की जरूरत है। पैसा कमाने के लिए शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा होगी तो कल को एक अच्छी नौकरी होगी, स्किल होगा तो एक अच्छी नौकरी होगी। क्योंकि मैंने बहुत सारी लड़कियों को अपने स्कूल से जाते देखा, वो क्या करती है, ब्यूटी पार्लर कर लेगी, टेलरिंग कर लेगी। ये सारी उम्र चलने वाली चीजें नहीं है। ठीक है, स्किल है, बढ़िया है, लेकिन सारा प्रयास कहाँ पर है? एक अच्छी नौकरी। एक अच्छी नौकरी के लिए क्या है? पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई और ज्यादा पढ़ाई। लेकिन जब जीवन विद्या जुड़ जाती है तो यहाँ पे क्या जाती है? समझदारी से पढ़ाई। यहाँ मेरी आवश्यकता निर्धारित हो जाती है, और मैं प्रिय हित लाभ में या लाभवादी प्रवृत्ति में घुसकर अपने आप को खराब नहीं होने देता। इतना ही है आज के लिए। आपका सवाल नहीं है तो सबको गुड नाइट, सबको शुभकामनाएं एक अच्छे जीवन के लिए, जागृत जीवन के लिए। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता, जो इन्होंने ये वांग्मय मानव जाति को समर्पित किया। आप सभी के प्रति कृतज्ञता, जो आप इसको इतने ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। नमस्कार, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट।